हेडिंग डालो मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल अंश या मोल कुछ भी आवे मोल अंश या मोल प्रभाज में से एक आएगा, लिख कहिए मोल अंश के बारे से पूछेगा, मोल प्रभाज से पूछेगा। मेरे साथ लिखना शुरू करो, लिखो किसी विलयन में, किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज, किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के तथा कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है। किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है। लिखो पहले सही से, खुशबू लिख लिया, जल्दी तुम भी लिखो। मोल अंश या मोल प्रभाज किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है, कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है। अगर मैं इसे छोटी सी भाषा में कन्वर्ट करूं, मोल प्रभाज देखो भैया हमने क्या लिखा, मोल प्रभाज समझ लिख लिया। देखो सबसे पहला पेपर में पूछा जाएगा मोल प्रभाज या मोल अंश, इंपोर्टेंट भैया पूछा जाएगा मोल प्रभाज या मोल अंश। कैसे समझेंगे, किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज, किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है। जैसे देखो मोल प्रभाज क्या हुआ है, घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के बराबर क्या होगा, मोल प्रभाज होगा। जब घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या इसके बराबर होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम, मोल प्रभाज कहते हैं। देखो एक बार समझो, कोई विलयन है, किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज, कोई विलयन है, सपोज करो हमने एक विलयन ले रखा, क्या हमारा इसमें एक विलयन है, क्या लिख रहा, किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या तथा इस जो कुल मोलों की संख्या के क्या होगा, बराबर होगा। देखो इस यहाँ से समझो, मोल प्रभाज क्या होगा, घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के बराबर को क्या बोलेंगे हम, मोल प्रभाज कहते हैं। यूं मैंने यहाँ लिख रखा, घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे भैया हम, मोल प्रभाज कहेंगे। देखो किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज, किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज तथा उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है। जो मोल प्रभाज होगा ना, घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है। क्या होता है, सुनो, कुल मोलों की संख्या, किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात, यह अनुपातिक मिस है, ऐसे लिख लो। अनुपात के बराबर होता है। देखो लिख लो बाबू पहले से, किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाव उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के
फिर अनुपात के दोनों जगह के आएगा, के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इसी तरह से देखो यहाँ मोल प्रभाज घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है। ये जो लिख रहे हैं ना, ये अनुपात में लिख रहे हैं। एक बार ताल लो इसे, देखो इसे इस तरह से समझो, जैसे हमने एक बीकर लिया इधर, एक हमने इधर की तरफ एक बीकर लिया और इसमें हमने दो घटक डाल रखे हैं। तो एक तो ए डाल रखा, एक बी डाल रखा, एक तो ए डाल रखा, एक बी डाल रखा। देखो मोल प्रभाज या मोलंस क्या होगा, किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज। अगर हमें ए का मोल प्रभाज चाहिएगा, मोल प्रभाज उस घटक के कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है। अगर हमें ए का मोल प्रभाज चाहिएगा, जैसे अगर हम यहाँ से लिखें, तुम पहले इसका पूरा वही लिख लो। जैसे अगर हमें ए का मोल प्रभाज चाहिए, एक्स ए, किसका मोल प्रभाज चाहिए भैया हमें, अगर एक्स ए का मोल प्रभाज चाहिएगा तो हम लिखेंगे एन ए बटे एन टी। एन टी क्या रहेगा भैया हमारा, एक्स बी बराबर क्या होगा, एन बी बटे एन टी। अब समझेंगे, देखो एक्स ए एन ए एन टी, एक्स बी एन बी और एन टी। अगर हमें ए का मोल प्रभाज चाहिएगा, क्या चाहिएगा, हमें ए का मोल प्रभाज चाहिएगा, तो ए की संख्या पहले हम ऊपर रखेंगे और नीचे क्या, एन टी का मतलब क्या रहा है, हम एन टी को पता है इसे कैसे लिख सके, इसे हम ऐसे भी लिख सके, एक्स ए बराबर एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। मैंने क्यों लिखा एन ए प्लस एन बी क्यों लिखा, क्योंकि जो भी कोई विलयन बनेगा किसी दो चीज़ से मिलकर बनेगा। किस किस चीज़ से मिलकर बनेगा, विलय और विलायक से मिलकर बना ना बनता, विलायक और विलय से मिलकर बनेगा नहीं बनेगा भैया कोई भी विलयन। तो मैं उसकी जगह एन टी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ। अगर मुझे ए का मोल प्रभाज चाहिएगा, अगर हम मुझे ए का मोल प्रभाज चाहिएगा तो हम पहले ए के मोल रखेंगे ऊपर, किसके, ए के मोल रखेंगे ऊपर, और नीचे क्या रखेंगे भैया, पूरा का पूरा विलयन रखेंगे। क्या रखा जाएगा, विलयन। और अगर हम विलयन ना रखना चाहते तो हम क्या रखेंगे, एन ए प्लस एन बी। इसका अर्थ क्या है कि, इसका अर्थ है कि विलय और विलायक को हम रखेंगे नीचे। सेम टू सेम यू डेफिनेशन में कह रहा, देखो क्या कह रहा, किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अगर मेरे से पूछा लगा कि भैया ए का मोल प्रभाज बताओ, किसका, ए का, तो कैसे बताएंगे, हम पहले लिखेंगे ए का मोल प्रभाज, उसके बाद में क्या लिखेंगे, ए के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। यूं यही कह रहा कि मोल प्रभाज ज्ञात करना तो घटक के मोलों की संख्या नहीं, घटक के मोलों की संख्या तथा बटे में क्या है, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोल लेंगे हम, मोल प्रभाज कहते हैं। तो भैया इन दो फॉर्मूलों का मैं इसे भी इस तरह से लिख सकता हूँ, सभी ना लिख सकता, एक्स बी बराबर एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। टी क्यों लिखेंगे भैया, है भाई क्या इसमें भैया एक क्या नाम लिख रहे हैं, ए को किससे प्रतिस्थापित करें, विलय को विलायक से, क्या होगा, विलायक। देखो यहाँ बी क्या है, विलय। कोई भी विलयन है, कोई भी विलयन दो चीजों से मिलकर बनेगा, विलय और विलायक से। अब वो पूछा कि इनके मोल प्रभाज बताओ, विलय के और विलायक के मोल प्रभाज बताओ, तो कैसे पता चलेगा विलय और विलायक के मोल प्रभाज का, हम जिसका भी पहले मोल प्रभाज निकाल लेंगे उसे रखेंगे यहाँ, कहाँ, ए। जैसे ए का मोल प्रभाज, ए क्या है यानी विलायक का मोल प्रभाज, फिर ए के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, क्या कहलावा है हमारा, मोल प्रभाज कहलावा। देखो यहाँ भी डेफिनेशन में, किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मोल प्रभाज क्या होगा, घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर। ये अनुपात का चिन्ह है ना जो बटे मारा, अनुपात के बराबर होता है, इसे क्या कहें हम, मोल प्रभाज कहें। ये फॉर्मूला बनेगा भैया, एक्स ए बराबर एन ए बटे एन टी, एक्स बी बराबर एन बी बटे एन टी। एक्स ए को हम ऐसे लिख सकें, एक्स ई वाला फॉर्मूला में ऐसे लिख सकें, एन ए प्लस एन बी। तो कोई ना, क्योंकि जहां भी टी लगा रहेगा उसे क्या बोलेंगे हम, टी। टी टी का मतलब है कि हमारा क्या है, विलयन है, विलय और विलायक जुड़ के क्या बना है हमारा, विलयन। हर बार ऐसा ना डब्ल्यू टी या वी टी लिखते हुए आ रहे थे, नहीं आ रहे थे हम, क्या तो हम डब्ल्यू टी, क्या तो हम यहाँ टी लिखे, और टी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे फिर हम यहाँ, ए लिख लो या ए प्लस बी लिख लो। इसका भी अर्थ क्या है कि भैया एक तो हमारा विलायक है, एक क्या है हमारा विलय, और विलय और विलायक दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। जल्दी से उतार लो इन्हें पहले, हाँ उतार लो।
और यहाँ लिख लेंगे जहाँ, ऐसा करके लिखो जहाँ, फिर तुम्हें दिक्कत ना होने की। जहाँ अगर हम x करें XA, विलायक का मोल प्रभाज, इसके बाद में Na विलायक के मोल की संख्या, विलायक के मोल की संख्या। अगर हम यहीं लिखें Nt विलयन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। इसके बाद में हो गया भैया इसके साथ में XB विलेय का मोल प्रभाज, इसके साथ में भैया हमारा Na विलेय के मोलों की संख्या। भैया हमारा XB NB विलेय के मोलों की संख्या, NT कुल मोलों की, विलयन के कुल मोलों की संख्या। विलयन के कुल मोलों की संख्या। अब आ जाओ भैया, लिख लिया सबने? देखो अब मैंने इधर ही ना थोड़ा खोल के लिख दिए। जहाँ XA क्या है, विलायक का मोल प्रभाज। अगर हम XA विलायक का मोल प्रभाज, यहाँ XA क्या हमारा विलायक का मोल प्रभाज, Na क्या है विलायक के मोलों की संख्या, भैया NT क्या है विलयन के कुल मोलों की संख्या। इसी तरह से XB क्या है विलेय के मोल, और NB क्या है विलेय के मोलों की संख्या, और NT क्या है विलयन के कुल मोलों की संख्या। अब आसानी से समझ में आएगा, इसे और तालो जल्दी से। अरे एक चीज नोट करके लिख लो भैया इसमें, NOT नोट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं नोट, NOT नोट करके लिख लो कि भैया हमारा A के मोलों की संख्या और X इसका अर्थ है कि A के मोल प्रभाज और B के मोल प्रभाज का योग हमेशा 1 होगा। यानी A के मोल प्रभाज और B के मोल प्रभाज का योग हमेशा कितना होगा, 1 होगा। A के मोल प्रभाज B के मोल प्रभाज हमेशा 1 के बराबर होंगे। इसका अर्थ क्या है हमारा, ये है। इसे और नोट कर लीजिए, इससे भी सवाल आएगा, इससे भी सवाल होंगे और इनसे भी सवाल होंगे। पढ़ना मोल अंश या मोल प्रभाज क्या रहे, किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मोल प्रभाज का फॉर्मूला है कि घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या। तो भैया घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, अगर हमें एक सपोज करो ऐसे, मैं तुम्हें सारे में तो मैंने लिख दिए यार, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता तो मैंने उठा के एक तरफ रख देता है। नहीं सपोज करो ए इधर, किधर करूँ, देखो यहाँ देख लो, यहाँ देखो ऐसा करो बाबू, एक हमने लिया बीकर, क्या लिया हमने बीकर, और बीकर लेने के बाद में हमने अगर उसमें विलयन बनाना तो विलयन में हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ा है। किस चीज़ की आवश्यकता पड़ा है जुनेद, विलेय की और विलायक की है। बीकर रहा है जिसमें बर्तन सा रहा है, एक बीकर उसे बोलते हैं, बर्तन को बोलते हैं। हाँ गिलास में करता है, गिलास ले लो, टिफन ले लो, कटोरी ले लो, कुछ ले लो, चमची ले ले, थोड़ा थोड़ा विलेय विलायक डाल कर उसको बना ले चमची में। तो हमने एक लिया बाबू बीकर, इसमें हमने 2 चीज़ रखी, एक तो विलेय रखा, एक क्या रखा हमने विलायक। अब वो कह रहा है कि मोल प्रभाज क्या रहा है, तो देखो मोल प्रभाज के पहले किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज। अगर हमें इस विलयन में, क्योंकि अगर विलयन है तो विलयन में 2 घटक तो बिल्कुल ऑटोमेटिक होंगे, हमें पता होना चाहिए कि अगर विलयन है तो विलयन में 2 घटक तो होंगे भैया, एक तो विलेय होगा और एक क्या होगा हमारा विलायक, एक तो विलेय होगा और विलायक होगा। तो क्या कह रहा, किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या। अगर मुझे A का मोल प्रभाज चाहिए, क्या चाहिए भैया मुझे, अगर मुझे
ए का मोल प्रभाज चाहिए तो कैसे निकलेगा, किसी घटक का मोल प्रभाज है तो उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या। अगर मुझे ए का मोल प्रभाज चाहिए तो उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी। इसे क्या कहेंगे हम, मोल प्रभाज कहेंगे। किसी विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे, मोल प्रभाज कहेंगे। अगर मुझे यहाँ बी का मोल प्रभाज निकालना है तो खुशबू क्या रखूँ बाबू मैं, बी के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे हम, मोल प्रभाज या मोलंश कहते हैं। अब समझ में आ गया मोल प्रभाज या मोलंश किसे कहते हैं। कोई विलयन है, किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, देखो यू काय का निशान है जो लग रहा, अनुपात, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे हम, मोल प्रभाज कहते हैं। घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे भैया, मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे अगर हमें ए का मोल प्रभाज चाहिए तो हमें ए के ऊपर रखना पड़ेगा और टोटल नीचे ए प्लस बी रखना पड़ेगा। अगर मैं ए प्लस बी ना रखूँ तो मैं क्या रखूँ, एन टी रख सकता हूँ ना रख सकता हूँ भैया। मैंने इसे थोड़ा सा खोल के लिख दिया। अगर मुझे ए का मोल प्रभाज चाहिए ना तो मैं ए के मोल ऊपर रखूँगा और नीचे ए प्लस बी के मोल रखूँगा। इसका भी अर्थ क्या है कि विलय और विलायक के मोल मैंने एक साथ ले लिए। या एन टी का अर्थ क्या है कि हमारा पूरा का पूरा विलयन एक साथ उठ के आ गया। भैया कोई समस्या दानिश। इसके बाद में अगर मुझे बी का मोल प्रभाज चाहिए तो मैं पहले बी के मोल ऊपर रखूँगा और टोटल नीचे क्या रखूँगा, कुल मोलों की संख्या। सेम टू सेम यहाँ बी के मोल रख रखे मैंने और नीचे क्या है, कुल मोलों की संख्या। चाहे तो इसे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि विलय और विलायक बना मिलकर किसका निर्माण करें, विलयन का। क्या तो एक बार में विलयन रख लो या क्या रखो अलग अलग करके, विलय और विलायक अलग अलग करके लिख लो। मैंने यहाँ तुम्हें लिखवा दिया जहाँ एक्स ए विलायक का मोल प्रभाज, हमारा एक्स ए क्या भैया, विलायक का मोल प्रभाज, एन ए क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, एन ए क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, और एन टी क्या है, विलयन के कुल मोलों की संख्या। इसी तरह से एक्स भी विलय के मोल है भैया, एन भी विलय के मोलों की संख्या है और एन टी क्या है, विलयन के मोलों की संख्या है। समझ में आ गया बाबू। अब हमें मोल प्रभाज निकालने के लिए तीन चीज की आवश्यकता पड़ेगी। किस किस चीज की, हमें एक तो भैया इसकी आवश्यकता पड़ेगी एन ए की, सही है, यानी ए के मोलों की संख्या। फिर नीचे काय की जरूरत आवश्यकता पड़ेगी भैया हमें एन टी की, और भैया हमारा क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज निकल जाएगा। एन टी क्या रहेगा, कुल विलयन। एन टी का मतलब क्या भैया, कुल विलयन ही तो होगा। अब इसे मिटा दो और एक न्यूमेरिकल करेंगे इसका। हाँ 2 कर लेंगे चल भैया। मैं तुम्हें एक चीज़ बतानी भूल गया, मैंने उस पर बोर्ड पे एक चीज़ और लिखी थी खुशबू, इधर देखो, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। हमेशा इसका अर्थ है कि ए के मोल प्रभाजों की संख्या और बी के मोल प्रभाजों की संख्या हमेशा 1 के बराबर होंगे। ए के मोल प्रभाज और बी के मोल प्रभाज हमेशा किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे। इससे न्यूमेरिकल आएगा। मुझे ऐसा लग रहा था जब भैया मैंने ना बताया हो, मैंने एक बार और बता दी क्योंकि गड़बड़ है फिर आगे चल के। चालीस ग्राम NaOH को हाँ 90 ग्राम में साथ साथ करते रहो, 90 ग्राम H2O में घोल लगाया। 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम H2O में घोल लगाया। तो प्रत्येक घटक का भैया ये 90 है, मोल प्रभाज ज्ञात करो। प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करो। तुम बनाने का मैं ज्ञात करूँगा। जिस हिसाब से तुम सोचे ये मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल उस तरह से होते भैया, अलग तरीके से होगा ये। 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम H2O में घोल लगाया तो प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करो। लिख लिया भैया सबने, खुशबू लिख लिया। देखो हमारा क्या का है बाबू, एक तरफ तो लो ए, एक तरफ क्या लेंगे हम, एक तरफ लेंगे हम बी।
जो हमारा ए में है वो क्या हमारा H2O है, और जो बी में क्या है हमारा भैया NaOH है। बताओ भैया कोई समस्या? समीर कोई समस्या? एक तरफ ए एक तरफ बी, ए क्या है हमारा, ए को हम क्या लिखे हैं, ए को विलायक लिखे हैं ना, लिखते बाबू, और दूसरी तरफ क्या हमारा बी क्या हमारा विलेय। जब तक कोई समस्या? अब बताओ अगर हम बात करें ए की, ए तो ए का भार कितना बाबू, WA बराबर कितना हमारा 90 ग्राम, 90 ग्राम है। इसी तरह से अगर मैं WB बराबर कितना बाबू हमारा 40 ग्राम, ठीक है। हाँ अच्छा ऐसे लो बस। इसके बाद में भैया हमारा ये, अगर मैं यहीं तुमसे इसमें MA की मात्रा निकाल लूँ, MA की मात्रा निकाल दोगे, और इधर MB की मात्रा निकाल लूँ, निकाल दोगे? मतलब क्या है MA और MB का मतलब क्या है, क्या निकाल लोगे इसमें? खाली में भी क्या निकालना, अनुभार निकालना हमें। अगर हमें इसमें A का अनुभार निकालना है, H2 का अनुभार कितना निकल आएगा भैया हमारा, हाइड्रोजन का कितना हमारे पास एक, हाइड्रोजन कितने 200 गुना करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, तो टोटल कितना आ गया 18। तो MA बराबर कितना आएगा भैया हमारा 18। इधर MB का लिख लो, तो देखो सोडियम का कितना 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, और हाइड्रोजन का कितना 1 बराबर 40। तो MB का मान कितना आ गया भैया हमारा 40 आ गया हमारे भैया। हद तक क्या हो गया, यानी हद तक हमारे अभी हमने बस खाली जो सवाल में दे रखा उसे ही करा। अब अगर हमें यहाँ से Na का मान निकालना, किसका बाबू Na का मान निकालना, तो Na का जो फॉर्मूला मान निकालने का रहा है बाबू WB बटे WA बटे MA, इससे हमारा Na का मान निकल जाएगा। अगर मुझे ऐसे NB का मान निकालना तो कैसे निकलेगा मैं NB का मान बाबू हमारा WB बटे MB, इससे हमारा किसका मान निकलेगा हमारा NB का। अब Na का मान निकालने के लिए बाबू WA का मान कितना हमारा, WA का है 90 ग्राम, और MA कितना है 18, तो Na बराबर कितना आ जाएगा बाबू 18 पंजे कितना रहे हुए 90, कितना आ जाएगा Na का मान कितना आ गया भैया हमारा 90। इधर इसका निकाल लो NB का मान, WB का मान कितना हमारा भैया 40, और MB का मान भी कितना है 40, 40 से 40 गया कितना आया 1, तो NB बराबर कितना आएगा 1 आ गया, यानी हमारे पास NB का भी मान आ गया। गए की बात नहीं में हो, काटने की बात हो वह, जब 40 से कम 40 कितनी बार कटा 1 बार कटा। अब आ जाओ हमारा, अगर बाबू मैं तुमसे फॉर्मूला पूछूं, अगर मैं A के मोल प्रभाज का फॉर्मूला पूछूं, XA का मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या लिखेंगे Na बटे NT, क्या लिखे लिखे ना, लिखते भैया। इसके साथ में अगर मैं तुमसे XB का मोल प्रभाज का फॉर्मूला पूछूं तो क्या लिखेंगे NB बटे NT, ऐसे लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा। हमारे पास हम A का मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं, तो हमारे पास Na का मान आ गया, और अभी हमें किसका मान निकालना भाई, हमारे पास Na का भी मान है और NB का भी मान है। अभी हमें किसका मान निकालना NT का मान, किसका मान निकालना NT का। NT का मान कैसे निकला बाबू हमारा, अगर मैं NT बराबर रख दूं Na प्लस NB, क्योंकि NT क्या रहा है विलयन है, तो विलायक और विलय को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा विलयन बन जाएगा ना, बन जाएगा। तो मैं NT की जगह रख लूँ भैया NT का मान, Na का मान कितना हमारा 5, प्लस और उसका NB का मान कितना 1, तो भैया हमारा NT बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6। हमारे पास सब चीज़ के मान निकल के आगे। अब फॉर्मूले में रखो, बस करो। अगर मुझे A का मोल प्रभाज चाहिए, किसका मोल प्रभाज चाहिए खुशबू हमें बाबू, अगर हमें A का मोल प्रभाज चाहिए तो पहले से हम लिखेंगे क्या XA बराबर A का मोल प्रभाज अगर हमें ज्ञात करना, तो A का मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या रहे Na बटे NT। बाबू Na का मान कितना हमारे पास, Na का मान कितना है, तो अब पहले लिखो X का मोल प्रभाज, तो Na का मान कितना 5, और बाबू NT का मान कितना 6, तो इसका मोल प्रभाज कितना आया A का मोल प्रभाज। इसके साथ में अगर मुझे यही B का मोल प्रभाज चाहिए तो कैसे निकाल लूँ मैं, XB बटे क्या लिखूँ मैं NB बटे NT, क्या NT। भैया XB ऐसी का ऐसी रखूँ मैं, NB का मान कितना हमारा, NB का मान कितना 1,
और भैया हमारे पास उसका टोटल एनटी का मान कितना है 6। लो ये क्या है हमारा बी का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज पॉइंट में आता है, इसलिए इसे ऐसे लिख लो। अगर तुम भाग करना चाहोगे तो मैं कर दो, लेकिन मोल प्रभाज ऐसे लिखा जावा है, भाग पॉइंट बनाने का ऐसे लिखो। देखो हमने भैया अभी हमने पढ़ा मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का न्यूमेरिकल है, क्यों कह रहा है कि 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम H2 में घोला गया तो प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करो। प्रत्येक घटक के मोल प्रभाज का यानी मतलब क्या है, वो कह रहा है कि ए का भी मोल प्रभाज ज्ञात करो और बी का भी ज्ञात करो। समझ रहे? देखो प्रत्येक घटक का, तो जो हमारा विलयन है, विलयन में क्या घटक रहे हैं हमारे 2 घटक तो होंगे, एक तो विलेय और विलायक। वो कह रहा है कि विलेय का भी मोल प्रभाज ज्ञात करो और किसका विलायक का भी मोल प्रभाज ज्ञात करो। तो मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ होनी चाहिए, Na, Nt। क्या 2 चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए हमारे पास Na और Nt। इधर से और फिर यहाँ बाबू Nb और Nt होना चाहिए। तो Na और Nb का मान हमें क्या होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। Nt का मान तो फिर हम खुद निकाल लेंगे। 3 चीज़ का, Na का, Nb का और Nt का, इन 3 चीज़ का मान क्या होना चाहिए हमारे ज्ञात होना चाहिए। देखो अब मैंने लिखा ए क्या रहे हमारा विलायक रहे, बी क्या रहे हमारा विलेय रहे। हमारा विलायक कितना दे रखा 90 ग्राम। कैसे पता चला कि ए विलायक है, क्योंकि भैया जो ज्यादा मात्रा में वो क्या रहे हमारा विलायक, जो कम मात्रा में रहे वो क्या रहे हमारा विलेय। तो विलेय और विलायक तो छाट लो आराम से। हमने छाटा कि ए विलायक है, बी क्या हमारा विलेय है। तो मैं अगर ए का भार ज्ञात करूँ तो ए का कितना भार दे रखा 90 ग्राम दे रखा ना, दे रखा भैया। इसी तरह से अगर मैं Ma का मतलब ए का अनुभार, क्या ए का अनुभार, अनुभार हमने निकालना सीखा था ना, सीखा था। हाइड्रोजन का है 1 और ऑक्सीजन का कितना 16 है, हाइड्रोजन 2 है इसलिए 2 से गुना करी तो टोटल अनुभार कितना हो गया हमारा 18। यानी ए का भार भी और अनुभार हमने दोनों ज्ञात कर लिया। और बाबू हमें अगर हमें ए के मोलों की संख्या चाहिए, किसकी ए के मोलों की संख्या चाहिए, तो हमें भार को अनुभार से, भार को और अनुभार को यानी ऊपर नीचे रखना पड़ेगा। यानी भार में अनुभार का क्या देना पड़ेगा भाग। ए का भार कितना 90 है, ए का अनुभार कितना 18। तो जब ए के भार में 90 और 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा Na का मान कितना आ जाएगा, Na का मान कितना आ जाएगा हमारा 5। ए का मान निकाल लिया भैया, कोई दिक्कत। Na का मान निकाल लिया, उसमें कोई दिक्कत बाबू। इसके साथ में बाबू हमें चाहिए बी विलेय रहे हमारा। बी का भार कितना, WB का मान कितना रहे, WB का मान दे रखा 40। अगर मैं इसका MB अनुभार निकाल लूँ तो कितना आएगा 23, 16 प्लस 1 बराबर 40। अब भैया MB बराबर आ गया हमारा कितना 40। अगर हमें बी इसका हमें NB का मान चाहिए तो मैं क्या रखूँगा WB और MB नीचे ऊपर नीचे करके रखने पड़ेगा बाबू हमें। तो भैया मैंने क्या करा WB में यानी 40 में 40 और MB से भाग दिया तो 40 में उसको काटा था, कितनी बार कटेगा 1 बार कटेगा, कितना आ गया 1। तो NB का मान कितना आ गया हमारा 1। यानी हमारे पास अब विलायक कितना है 5 और विलेय कितना है 1। तो विलयन टोटल कितने का होगा 6 का होगा। तो मैंने लिख लिया भैया, कहाँ लिखा मैंने एरा। हमारे पास Nt का मान ज्ञात करना है। Nt का मान ज्ञात कर लेंगे, Na को और Nb को जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़ना पड़ेगा। Na का मान कितना बाबू 5 और Nb का मान कितना है 1। टोटल विलयन कितना आ गया हमारा 6। हमारे पास Na का भी मान आ गया, Nb का भी मान हो गया और Nt का भी मान आ गया। अब सब चीज के मान आगे नहीं आगे ज्ञात। तो भैया वो कहता कि प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करो। प्रत्येक घटक मतलब उसमें 2 घटक कितने होंगे, एक तो विलायक होगा और एक क्या होगा विलेय। अगर मैं विलायक का मोल प्रभाज निकाल लूंगा तो सबसे पहले मैं XA रखूंगा, नहीं विलायक रखूंगा, फिर यानी XA का यानी विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक रखूंगा और नीचे क्या रखूंगा कुल विलयन रखूंगा। तो विलायक है कितना बाबू, Na का मान कितना था हमारा देखो 5, तो कितना रखा मैंने Na का मान कितना रखा 5 और विलयन का मान कितना टोटल 6। तो A का मोल प्रभाज कितना आएगा 5/6। कोई समस्या भैया? आ जाओ यहाँ। XB का मतलब क्या है हमारा विलेय, क्या विलेय का मोल प्रभाज याद करने का फॉर्मूला क्या है NB/NT। NB का मान कितना निकला बाबू हमारा 1 और NT का मान कितना आया 6। ये क्या है B का मोल प्रभाज। हो तो भैया मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत, मोल प्रभाज की डेफिनेशन में कोई दिक्कत, मोल प्रभाज के फॉर्मूले में कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत है तो मेरे से भी पूछ सकते हो कि मोल प्रभाज का कोई सी यानी समझ में ना आए कि क्या क्या चीज़ रहा है। अगर कोई सी चीज़ में दिक्कत हो तो पूछ लो मेरे से जल्दी। अभी विलेय में, विलायक में, XA में, XT में कुछ सब चीज़ क्लियर है बाबू? खुशबू सारी चीज़ क्लियर है? स्कूल जाओगे तुम? आज की सेवा समाप्त। अब पढ़ेंगे कद को? पल्ले दिन को पढ़ेंगे। सुनो, पल्ले दिन को टेस्ट है यहाँ तक का, मोल प्रभाज तक का सारा, मैंने मोल प्रभाज का सारा क्लियर करा दिया।